हेलो एवरीवन। अगर 2026 में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। देखिए, होता यह है कि वैदिक काल से हर एग्जाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न डायरेक्ट पूछ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट छोटी छोटी कंसेप्चुअल जो गलतियां होती हैं उनकी वजह से आसान नंबर खो देते हैं। और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ वैदिक काल से टॉप 50 एमसीक्यू। ठीक है, टॉप 50 एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने पीवाईक्यू को भी शामिल किया है, नए पैटर्न को देखते हुए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को भी रखा है। मतलब हर प्रश्न का एक तरह से आसान व्याख्या भी देखने को मिलेगा। तो मेरा एक सजेशन है आपको कि इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि एंड में जो क्वेश्चन है 10 से 15 जो क्वेश्चन लास्ट वाला है वही आपको सबसे अच्छा मार्क्स दिला सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आराम से आप बता सकते हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 10वें मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम जो कि चारों वर्णों, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का एक साथ उल्लेख मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से वर्णों की उत्पत्ति की कल्पना की गई है। और यह सूक्त वैदिक काल में उत्तरार्ध में समाज में बढ़ते सामाजिक विभेदीकरण और वर्ण व्यवस्था के उद्भव को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर करेक्ट आंसर 10वें मंडल यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आता है सेकंड सवाल कि ऋग्वैदिक काल में गविष्ठ शब्द का प्रयोग प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता था। तो गविष्ठ शब्द तो हम जानते हैं, सिंपल सा होगा। गविष्ठ शब्द का इस्तेमाल जो है खास करके गायों की खोज, मवेशियों या फिर गायों की खोज तथा युद्ध के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर आप आराम से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला सवाल आता है कि वैदिक काल में अदिति देवी को मुख्य रूप से किस अवधारणा की अधिष्ठात्री, ठीक है, अधिष्ठात्री माना जाता है। तो यहाँ पर हम एक चीज ध्यान में रखिएगा कि देवों की माता और स्वतंत्रता असीम जगत की देवी के रूप में इनको दिखाया गया। तो राइट आंसर बी होगा। देखो यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेनेशन जब पढ़ेंगे तो लिखा गया कि वैदिक धर्म में अदिति एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवी है जिन्हें समस्त देवों यानी अदित्यों की माता माना गया। वे बंधन रहित अवस्था, स्वतंत्रता और अनंत आकाश की प्रतिनिधि करती हैं। ऋग्वेद में उनसे पापों से मुक्ति और असीम चेतना की प्रार्थना की गई है। ठीक है, अगला सवाल आता है नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक कालीन जो कि राजनीतिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना। तो चलिए देखते हैं कि करके, जिसमें पहला है कि सभा मुख्यतः कबीले के वृद्ध, कुलीन और विशिष्ट सम्राटों लोगों की संस्था थी जो कि न्यायिक कार्यों का संपादन भी करती थी। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही होगा। यहाँ पर हम पढ़ पाएंगे जैसे कि सभा जो है वो ऋग्वैदिक काल में समाज के सम्भ्रांत एवं वरिष्ठ लोगों की संस्था होती थी जो सलाहकार के साथ साथ न्यायिक भूमिका भी निभाती है, ठीक है, निभाते थे। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट कह रहे कि समिति संपूर्ण जन और जन सामान्य की संस्था थी जहां राजा की निर्वाचन और नीतिगत मामलों की चर्चा होती थी। यानी ये पॉइंट अगर देखा जाए तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह सही होगा, क्योंकि समिति जो थी वो आम जनता की प्रतिनिधि सभा थी जहां राजा के चुनाव और कबीले के महत्वपूर्ण मुख्य विषयों पर निर्णय लिए जाते थे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को न तो सभा और न ही विदत में भाग लेने की अनुमति थी। तो ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को सभा में और विदत दोनों संस्थाओं में बैठने में, भाग लेने में और अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार पूरी तरह से मिल चुका था। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि सत्य क्या है, तो सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद है वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा, अगर एंड तक देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, अगला सवाल है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि व्यवस्था में आए परिवर्तनों के संदर्भ में सीरा और सीता जो शब्द था क्रमशः किसके लिए निरूपित होता था। मतलब जो एक सीरा वर्ड है और सीता वर्ड है, तो ध्यान दीजिएगा, जो सीरा होता था वो हल के लिए इस्तेमाल होता था, जबकि सीता का संबंध था हल द्वारा बनी कुंड या फिर नाली। मतलब जब हल चलता है
जब हल चलेगा तो क्या होगा, जमीन में आपने देखा होगा कि डेफिनेटली दोनों तरफ बीच में गैप बनते जाता है। तो ये जो गैप है, नाली है, इसी को कहा जाता था सीता, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन भी किया गया, आराम से आप पढ़ पाएंगे कि उत्तर वैदिक साहित्य जैसे शतपथ ब्राह्मण में लोहे के हल श्याम अयस्क के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। और इस काल में हल के लिए जो है वो सीरा शब्द का इस्तेमाल होता था, जबकि हल चलाने से खेत में बनने वाली जो नलियां या फिर रेखाएं होती थी उसे सीता कहा जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है कि सामवेद की सामगान पद्धति और उसकी ऋत्विक यानी पुरोहित के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट देखिए कि सामवेद के मंत्रों का जो स्वर गान करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था, ये गलत होगा। क्योंकि सेकेंड जो पॉइंट हम पढ़ेंगे, देखिए कि सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है और इसके गायक पुरोहित को उदाता कहा जाता था। तो ये पॉइंट हम सही कहेंगे। यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी किया गया, जब एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक रूप में इसको जाना जाता है। भारतीय संगीत और कला का सबसे प्राचीन स्रोत माना जाता है। इसके मंत्रों और ऋचाओं के रूप में गाया जाता था और इनका स्वर पाठ गान करने वाले विशिष्ट जो पुरोहित होते थे उद्गाता कहा जाता था। और इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में ही जो कि उद्धृत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल आता है कि ऋग वैदिक शिक्षा व्यवस्था और उपनयन संस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव करना। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या आता है कि ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार का अधिकार केवल क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के बालकों तक ही सीमित था। अब ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, मेंशन हमने कर दिया है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी। तीनों उच्च वर्णों जैसे और यहाँ तक कि महिलाओं को भी विद्यारंभ एवं उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो ये पॉइंट पहला जो कह रहा था वो गलत था। सेकंड है कि उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र जो है आश्रम प्रणाली बनी, जहां मौखिक परंपरा से ज्ञान का संचरण होता था। ये पॉइंट पूरी तरह से सही है, यहाँ पर पढ़ सकते हो। और तीसरा पॉइंट देखने को मिलेगा कि उत्तर वैदिक काल में आते आते शूद्रों और महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार एवं वेद अध्ययन का अधिकार समाप्त होने लगा था। यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये पॉइंट सही होगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जटिलता बढ़ने से शूद्रों और स्त्रियों के धार्मिक तथा शैक्षणिक अधिकारों में व्यापक कटौती की गई थी। यानी हम सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल सही कह सकते हैं। प्रश्न में असत्य पूछा गया, केवल एक यहाँ पर असत्य, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन यज्ञों की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही रूट चुनिए। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि देखो पहला जो पॉइंट है, राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान राजा द्वारा अपनी सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता स्थापित करने और दिव्य अधिकार प्राप्त करने हेतु किया जाता था। क्या ये सही है? तो कह सकते हैं पूरी तरह से सही है, क्योंकि आपने कई बार बुक में ये पढ़ा होगा कि राजसूय यज्ञ जो है राजा के जो कि सिंहासनारोहण से जुड़ा था और उसे राजकीय प्रतिष्ठा और दैवीय शक्ति का दैवीय शक्ति प्रदान करता था। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमें देखने को मिलेगा कि वाजपेयी यज्ञ में राजा द्वारा रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, जो राजा के शक्ति प्रदर्शन और मनोरंजन का साधन था। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये पॉइंट भी सही होगा, क्योंकि वाजपेयी यज्ञ में राजा का रथ जो है अन्य प्रतिभागियों से आगे निकलता था, जो राजा के सामने उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करता था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। और थर्ड आता है कि अश्वमेघ यज्ञ केवल एक सामान्य पारिवारिक जो कि शांति यज्ञ था, जिसमें किसी पशु की बलि नहीं दी जाती थी। ये पॉइंट गलत होगा। क्यों गलत होगा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा गया कि अश्वमेघ यज्ञ साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से जुड़ा एक विशाल और जटिल राजकीय यज्ञ था, जिसमें एक विशेष घोड़ा स्वतंत्र विचरण हेतु छोड़ा जाता था। राइट, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर हमें प्रश्न में बताना था कि कौन सा जो कि सही होगा, तो सही को 1 और 2 हो जाता है। 1 और 2 ऑप्शन ए यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, ए और बी। अगला प्रश्न नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि दशराज यज्ञ यानी 10 राजाओं का जो दशराज युद्ध है। ठीक है, दस राजाओं का युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ऐतिहासिक रूप से सही है। देखते हैं।
यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो है युद्ध रावी नदी के तट पर यानी परुशड़ी जो है, परुशड़ी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, यहाँ पर बी को टिक करेंगे। यहाँ पर क्लियर हम पढ़ पाएंगे कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित 10 राज युद्ध जो है वो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, और भरत जन के राजा सुदास ने 5 आर्य तथा 5 गैर आर्य राजाओं को संयुक्त संघ को पराजित किया, और इस युद्ध में सुदास के पुरोहित वरिष्ठ थे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। ऋग्वैदिक समाज में प्रचलित विवाह प्रथाओं के संबंध में अमाजु जो था शब्द, इसका इस्तेमाल क्या है, मतलब अमाजु शब्द का तात्पर्य क्या था। तो अमाजु शब्द जो है वो वह स्त्री जो जीवन भर अविवाहित रह करके पिता के घर ही जो कि विद्याध्ययन करती थी उसको कहा जाता था अमाजु। ठीक है, मतलब जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को। यहाँ पर पढ़ पाएंगे, आराम से पढ़ लेना। अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला पॉइंट है कथन 1, ऋग्वैदिक धर्म मुख्य रूप से प्रवृत्ति मार्ग यानी इहलोक केंद्रित था, जिसमें देवताओं से भौतिक सुखों की कामना की जाती थी। ठीक है, अब सेकंड जब पढ़ेंगे तो सेकंड में कह रहा है कि कथन इसका सेकंड है कि ऋग्वैदिक आर्यों से यज्ञों में मोक्ष प्राप्ति और संसार से पूर्ण संन्यास की भावना सर्वोच्च प्राथमिकता पर थी। अब अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट तो सही था, मतलब एक तरह से जो ऋग्वैदिक धर्म मुख्य रूप से प्रवृत्ति मार्ग मतलब कि इहलोक केंद्रित था, जिसमें देवताओं से भौतिक सुखों की कामना की जाती थी। जबकि सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर गलत कह रहा है, थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे जब हम सेकंड एक्सप्लेनेशन जब देखोगे तब समझ में आएगा आपको, क्योंकि मोक्ष पुनर्जन्म संन्यास की दार्शनिक अवधारणा ऋग्वैदिक काल में विकसित नहीं हुई थी। इसका विकास उत्तर वैदिक काल और उपनिषद में हुआ था। तो ये तो पॉइंट यहाँ पर पूरी तरह से वैसे भी गलत हो जाता है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कह रहा है, गलत हो गया। तो अब हम कहेंगे कि केवल एक सही है, जबकि सेकंड वाला गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक तरफ प्राचीन नाम दिया गया, दूसरी तरफ आधुनिक नाम दिया गया, तो ये तो आराम से आप मिलान कर सकते हो। देखो वितास्ता जो है, आज हम जिसे वितास्ता के नाम से जानते हैं वो आपका झेलम नदी को कहा जाता है, मतलब आज हम झेलम के नाम से जानते हैं, पहले से वितास्ता कहा जाता था। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आस्किनी जो है, आस्किनी हम चिनाब को कहते थे, आस्किनी के नाम से चिनाब, और तीसरा विपाशा जो है व्यास। ठीक है, विपाशा व्यास। तो यहाँ पर सही आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में उत्पन्न हुई सामाजिक अवधारणा आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम 3 आश्रमों का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। मतलब प्रथम 3 आश्रमों का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी को छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद ऑप्शन बी को टिक करेंगे। प्रथम 3 आश्रम जैसे कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वामनप्रस्थ का सबसे पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है, जबकि चारों आश्रमों जैसे कि संन्यास सहित का एक साथ पहला स्पष्ट जो है वो जाबलोपनिषद में देखने को मिलता है। ये भी याद रखिएगा, जाबलोपनिषद में बाकी मतलब चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख पहली बार किया गया था। तो फिलहाल तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है कि यजुर्वेद की प्रथम 2 शाखाएं यानी शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के संदर्भ में कौन सा अंतर मौलिक है, कौन सा अंतर मौलिक होगा। तो देखो यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट जब पढ़ेंगे कि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र है, मंत्र भाग, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ गद्यात्मक व्याख्याएं भी शामिल की गई है। तो ये एक जो कि मौलिक अंतर हम कह सकते हैं, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी को टिक करेंगे। देखो इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया गया, थोड़ा आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वैदिक समाज की वर्ण व्यवस्था और उत्तर वैदिक सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि ऋग्वैदिक समाज से जब उत्तर वैदिक काल की तरफ लोग आए तो वहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला है। तो इसमें पहला चीज़ हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण मुख्य रूप से व्यक्ति के कर्म और व्यवसाय पर आधारित था। बिल्कुल सही, मतलब ऋग्वैदिक काल में
जो है वर्ण का निर्धारण मुख्य रूप से व्यक्ति के कर्म और व्यवसाय पर आधारित था। देखो, ऋग्वेद के जब 9वें मंडल में एक ऋषि कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है तथा माता चक्की पीसती है, जो कर्म आधारित व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्रम से बदल करके कठोर जन्म पर आधारित हो गया था। अब ये पॉइंट भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में सेम देखने को मिला था कि कर्म से नहीं, जन्म से ही उसका मतलब माना जाएगा कि वर्ण व्यवस्था जो है वो जो है वही है। अब सेकंड पॉइंट भी सही है। तीसरा क्या देखने को मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में जो गोत्र है, गोत्र संस्था की स्थापना हुई और स्वगोत्र विवाह को मान्यता प्रदान की गई। तो यहाँ पर देखेंगे तीसरा गलत होगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी, परंतु स्वगोत्र यानी अपने ही गोत्र में विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित, यानी कह सकते हैं बहिर्विवाह नियम कर दिया गया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा और फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड सत्य के रूप में ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों की मुख्य जो विषय वस्तु थी वो क्या था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों की मुख्य विषय वस्तु क्या था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम कहेंगे कि वेदों की ऋचिकाओं तथा यज्ञीय विधानों का जो कि गद्यात्मक व्याख्या यहाँ पर कर सकते हैं, देख सकते हैं विषय वस्तु के रूप में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि प्रत्येक वेद अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका मुख्य कार्य होता है वेदों के मंत्रों, यज्ञों के विधि विधानों, कर्मकांडों और क्रियाओं के सरल गद्य भाषा में स्पष्ट और विस्तृत रूप से व्याख्यायित करना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब अगला सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अथर्ववेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कि सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है अथर्ववेद के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए, अथर्ववेद में हम जानते हैं कि वशीकरण, औषधि, रोग निवारण, जादू टोना से संबंधित मंत्र संकलित है, ये पॉइंट सही होगा। सेकंड है कि इसमें इसे ब्रह्मवेद या फिर श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है और ये चौथा वेद है, मतलब अंतिम वेद के रूप में भी जानते हैं। इसे त्रयी यानी 3 वेदों का समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जी नहीं, ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रयी होता है उसे हम स्टार्टिंग की जो 3 वेद है, जैसे कि देख सकते हैं कि वेद त्रयी के अंतर्गत केवल प्रथम 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ही शामिल होते हैं। अथर्ववेद की रचना कालक्रम में सबसे बाद में हुई थी, इसलिए इसे त्रयी के समूह में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सही नहीं है, ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। राइट, अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें हमारा पहला जो पॉइंट दिया गया है कि उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होते हैं। इस पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली हम देख पाएंगे लिखा गया है कि उपनिषद वैदिक ज्ञान परंपरा के अंतिम चरण शीर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। राइट। अच्छा, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि उपनिषदों का मुख्य बल कर्मकांडीय यज्ञों और पशु बलि की अनिवार्यता पर है। अब अगर हम इस सेकंड पॉइंट को देखेंगे तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्योंकि उपनिषदों ने कर्मकांडों और यज्ञों की तीखी आलोचना की है। यज्ञों को टूटी हुई नौका कहा गया है और ज्ञान व दर्शन को प्राथमिकता दी गई है। मतलब यज्ञों को इसमें उपनिषद में एक तरह से टूटी हुई नौका के रूप में बोला गया है, ज्ञान और दर्शन को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। तो सेकंड पॉइंट अगर बात करें तो ये पूरी तरह से गलत हो जाता है। तीसरा आता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही, ध्यान रखेंगे। सही है, सत्यमेव जयते शब्द जो है स्पष्ट रूप से मुंडक उपनिषद से उद्धृत किया गया, लिया गया। अब प्रश्न में पूछा गया था कि असत्य क्या है, तो असत्य के रूप में केवल 2 असत्य था, तो यहाँ पर हम बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला प्रश्न ये बनता है कि उत्तर वैदिक काल में जो कि रत्नीन जो था, उत्तर वैदिक काल में रत्नीन किसे कहा जाता था? अच्छा सवाल रहेगा, रत्नीन। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में रत्नीन जो था वो राजा के प्रशासन में सहयोग देने वाले उच्च स्तरीय 12 जो पदाधिकारियों के समूह जो होते थे उनको कहा जाता था रत्नीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और इसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी गया है, यहाँ पे आप आराम से पढ़ भी सकते हो।
देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में संपत्ति के मुख्य रूप और अर्थव्यवस्था के आधार के संबंध में कौन सा तथ्य जो है वो सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मवेशी विशेषकर गाय संपत्ति का मूल आधार थी। विनिमय के लिए मतलब वस्तुओं के क्रय विक्रय की बात है, जो विनिमय के लिए निष्क का भी प्रयोग होता था। ठीक है, निष्क का मतलब आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा गया कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे कि मुख्यतः चारावाही यानी पशुपालक थी, जहाँ गायों को समृद्धि का सूचक माना जाता था और मूल्य मापन हेतु गायों और साथ ही साथ निष्क सोने का आभूषण प्रयोग जो है विनिमय माध्यम के रूप में होता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि कूट आधारित प्रश्न यानी वेदांगों और उनके विषयों का सही सुमेल क्या है। तो देखो अगर हम देखें यहाँ पर सूची 1 वेदांग और सूची 2 जो है वो विषय के बारे में बात कर रहा है, जिसमें पहला आता है शिक्षा। तो शिक्षा जो है वो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा शुद्ध उच्चारण शास्त्र। ठीक है, शिक्षा का जो संबंध एक तरह से यानी कि उसका विषय की बात करें तो शुद्ध उच्चारण शास्त्र के रूप में। और यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि शिक्षा जो है वेदांग का संबंध वेदों के शुद्ध स्वर और उच्चारण शास्त्र से। ठीक है, अच्छा सेकेंड वाला पॉइंट जो है वो कह रहा है कि कल्प था वो हमारा हो जाएगा कर्मकांड एवं नियम। कल्प जो है कर्मकांड और नियम। तो यहाँ पर लिखा भी गया कि कल्प जो है वेदांग में धार्मिक नियमों अनुष्ठानों और कर्मकांडों के निर्देश दिए गए। तीसरा यहाँ पर निरुक्त की बात करें तो निरुक्त का संबंध जो कि व्युत्पत्ति शास्त्र के बारे में। तो यहाँ पर देखिए निरुक्त वेदांग का संबंध कठिन शब्दों की उत्पत्ति और उनके अर्थ यानी शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से संबंधित है। तो कुल मिलाकर सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ए यहाँ पर सही आंसर है। ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल आता है कि ऋग्वैदिक देवकुल के 3 स्तरों जैसे अंतरिक्ष आकाश पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला पॉइंट आता है कि इंद्र और मारुत को मुख्य रूप से अंतरिक्ष के देवता के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। तो इस पॉइंट पे तो दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इंद्र और मारुत को एक तरह से मुख्य रूप से अंतरिक्ष के देवता के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, सही है। सूर्य वरुण और मित्र को आकाश के देवता के रूप में माना गया, ये भी सही हमारा है। और तीसरा है अग्नि सोम और पृथ्वी को पृथ्वी स्थानापन्न यानी स्थान के देवताओं के सम्मान शामिल किया गया। तो यहाँ पर देखो तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। प्रश्न में पूछा गया कि सही बताना है, कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर हमारा तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही होगा और अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा गया, जैसे कि इंद्र जो है वर्षा और युद्ध के देवता के रूप में, साथ ही साथ जो मारुत है आंधी के देव के रूप में यहाँ पर, और सूर्य वरुण को देखिए ऋतु के संरक्षक और मित्र धुलोक जो है उच्च आकाश। उसके बाद अग्नि जो है मध्यस्थता देव के रूप में, मीडिएटर के रूप में, और सोम और पृथ्वी स्वयं धरातलीय यानी पृथ्वी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो सही तरीके से सब कुछ मिलाया गया है। अब अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में वर्णित ऋत, ठीक है, ऋत जो है इसकी अवधारणा का मूल अर्थ क्या है। अवधारणा का मूल अर्थ क्या है, तो क्या कहेंगे, ब्रह्मांडीय नैतिक और प्राकृतिक नियमों को सार्वभौमिक व्यवस्था। राइट आंसर बी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिखा गया कि ऋग्वैदिक दर्शन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्पना है और यह वह सार्वभौमिक नैतिक और भौतिक नियम है जिससे कि संपूर्ण सृष्टि सूर्य चंद्र की गति और प्राकृतिक क्रम संचालित होता है। देवता वरुण को ऋतास्य गोपा यानी ऋत का संरक्षक कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है वरुण को। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्तियों में वृद्धि के कारणों के संबंध में कौन सा कथन सही है। मतलब उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्तियों में वृद्धि के कारणों की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि कृषि के अधिशेष, क्षेत्रीय राज्यों यानी जनपद का उदय और बड़े कर्मकांडीय यज्ञों द्वारा राजा की प्रतिष्ठा में वृद्धि करके, मतलब एक तरह से उनकी शक्तियों की वृद्धि के कारण के संबंध में देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम पहला पॉइंट की बात करेंगे, गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से, तो ये तो सही है, याद भी रखना, कई बार पूछा भी गया कि गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से।
इसके बाद शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद का सबसे विस्तृत और सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा। ये भी अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो यहाँ पर लिखा गया कि शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का, ठीक है, यहाँ पर जब ऋग्वेद लिखा गया ये पॉइंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर यजुर्वेद होना चाहिए था, ये पॉइंट गलत किया गया, राइट, ठीक है, ये गलत होगा। लिखा गया कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ना कि ऋग्वेद का। ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिकी होता है, जबकि शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है, ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। अच्छा, तीसरा कह रहा है कि ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की सुई यानी राज्यभिषेक संस्कार के नियमों का उल्लेख मिलता है, ये पॉइंट सही होगा। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है, प्रश्न में सत्य ही बताना था, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस ध्यान से जो भी पॉइंट है यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि आपका अथर्ववेद एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण हो गया, और शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है वो आपका यजुर्वेद से है, जबकि ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कौशिकी आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट आता है कि ऋग्वैदिक काल में प्रचलित व्रात्य और पानी यानी पानी शब्द क्रमशः किन वर्गों को सूचित करता है? ये जो है कह सकते हैं कि वैदिक रीति न मानने वाले कबीले तथा धनी व्यापारी वर्ग को सूचित करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है कि ऋग्वैदिक साहित्य में व्रात्य उन समूहों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो आर्य संस्कृति रीतियों से बाहर थे, जबकि पणि, ठीक है, पणि उन धनी व्यापारियों को कहा जाता था जो प्रायः गायों की चोरी करने के लिए भी जाने जाते थे और आर्यों से व्यापार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में लोहे की भूमिका के संदर्भ में दिए गए कथनों में असत्य कथन चुने। तो देखो पहला आता है कि उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को श्याम अयस्क या फिर कृष्ण अयस्क कहा गया है, ये तो सही है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ेंगे कि तांबे और कांस्य के लिए लोहित अयस्क, लोहे के लिए श्याम अयस्क या फिर मतलब कृष्ण अयस्क के शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो ये पॉइंट सही होगा। सेकंड आता है कि अतरंजी खेड़ा और अक्षत्र कह सकते हैं, छत्र जैसे स्थलों से इस काल में लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। देखो ये पॉइंट भी करेक्ट है कि क्योंकि पुरातात्विक खुदाई में अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, से 1000 ईसा वर्ष के आसपास के लोहे के कृषि औजार मिले हैं, यानी ये पॉइंट हमारा सही है। और तीसरा आता है कि लोहे का व्यापक उपयोग ने ऋग्वैदिक काल में कबीलाई संरचना को पूरी तरह से नष्ट कर तुरंत बड़े शहरों का निर्माण कर दिया। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत होगा, अब क्यों गलत है वो पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ करके समझ सकते हो। जैसे कि देखो उत्तर वैदिक काल ग्रामीण संस्कृति का काल था, लोहे ने कृषि क्रांति की नींव अवश्य रखी, परंतु वास्तविक जो नगरीकरण है वो द्वितीय नगरीकरण मतलब बुद्ध काल में प्रारंभ हुआ, ना कि यहाँ पर। तो ये तो तुरंत जैसे कह रहे हैं ना कि तुरंत कबीलाई संरचना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और तुरंत बड़े शहरों का निर्माण कर दिया, जी ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड तो सही था। प्रश्न में असत्य पूछा गया, असत्य के रूप में केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी हो जाता है। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट है कि वैदिक काल में प्रयुक्त जो है दुहित्री शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो परिवार में स्त्री के कार्य को भी दर्शाता था। देखो जो यहाँ पर दुहित्री शब्द देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि गाय का दोहन यानी दूध निकालना वाली जो गाय का दोहन करने वाली पुत्री, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाता है। अगला सवाल नेक्स्ट आता है, नीचे कथन और कारण दिए गए, सही विकल्प में चुनना है। तो चलो देखते हैं, इसमें कथन 1 दिया गया कि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति जैसे कबीलाई संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हो गया। अब अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पर देखो कि ये पॉइंट सही तो है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में प्रादेशिक राज्यों का विस्तार हुआ और केंद्रीय राज्य सत्ता मजबूत हुई, जिससे कि प्राचीन कबीलाई संस्थाएं प्रभावहीन होने लगी थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो सही कह रहा है। उसके बाद सेकेंड कह रहा है कि कथन 2, राजा निरंकुश होने लगा और ज्येष्ठ शास्त्र और साथ ही साथ क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने से जनसभाओं का महत्व कम हुआ, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट भी सही है। देखो क्योंकि राजा का पद वंशानुगत हो गया था और विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण के कारण आम सभाओं का प्रभावकारिता घट गई थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कथन 2 स्पष्ट रूप से कथन 1 के घटित होने की जो कि सही व्याख्या कर रहा है, तो क्या कहेंगे यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला प्रश्न क्या है,
अगला सवाल जो कि मिलान करना है कूट का, एक तरफ वेद है और दूसरी तरफ उनका उपवेद दिया गया। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार तो मिलान करने जैसे ही पूछा जाता है, कई बार सिंगल करके भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा। तो यजुर्वेद का उपवेद अगर हम देखें, जैसे कि यजुर्वेद का उपवेद जो होगा वो आपका धनुर्वेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ मिल रहा है, जैसे कि बी का 4 के साथ कहाँ पर मिल रहा है, बी का 4 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि बी का 4 मिला रहा है, तो करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन ए हो गया। यहाँ पर ए को टिक कर सकते हैं, लेकिन बाकी मिलान देख लीजिएगा। ऋग्वेद का संबंध आयुर्वेद के साथ होगा, जैसे कि ए का 2 हो जाएगा। उसी तरह से यजुर्वेद हमने देख लिया, धनुर्वेद के साथ मैच कर रहा है, बी का 4 के साथ। ठीक, सामवेद का भी कई बार पूछा जाता है, सामवेद वाला गंधर्ववेद याद रखिएगा, सामवेद का फर्स्ट हो जाएगा। और डी वाला मैटर अथर्ववेद का शिल्पवेद याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया, आराम से आप पढ़ करके भी समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि वैदिक काल के क्या कह रहा है कि वैदिक काल के प्रसिद्ध उपनिषद कंडोपनिषद में किन 2 पात्रों के मध्य आत्मा और मृत्यु से संबंधित प्रसिद्ध संवाद जो कि दिया गया वर्णित है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा जो कि नचिकेता और यम। ठीक है, नचिकेता और यम आपने कई बार पढ़ा भी होगा और कई बार ये सवाल आपके सामने रखा गया होगा कि यम और नचिकेता का जो संवाद है वो किस उपनिषद के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो कंडो उपनिषद, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। राइट, अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि संबंधी अनुष्ठानों में हल प्रवाह यानी प्रथम बार हल चलाने का उत्सव का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, किस ग्रंथ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कहेंगे शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, ये पॉइंट याद रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर पढ़ भी पाएंगे हम लोग, क्लियर लिखा गया कि शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों जैसे कि जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसमें राजा द्वारा स्वयं सोने या भारी लकड़ी के हल से पहली जुताई करने के धार्मिक अनुष्ठान यानी हल प्रवाह, ठीक है, हल प्रवाह के विशद वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है, ऋग्वैदिक काल के प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े बढ़ते क्रम में चयन करना है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो सही बनेगा वो क्या है। तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं, जैसे सबसे छोटा जो मतलब है वो आपका गृह या कुल हो जाता है। फिर उसके बाद मतलब इससे आगे बढ़ेंगे तो ग्राम देखने को मिलेगा, फिर ग्राम से आगे बढ़ेंगे तो विष होगा, और विष से सबसे बड़ा जन यहाँ पर हो जाता है। तो यानी एक तरह से ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सटीक तरीके से मैच किया गया है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। जैसे कि कुल और गृह जो है समाज की सबसे छोटी मूलभूत इकाई थी जिसका प्रधान कुलप होता था। फिर ग्रामों बात करें तो ग्राम जो है कई कुलों को मिलाकर के बनता था जिनका प्रमुख ग्रामीणी होते थे। राइट, उसी तरह से यहाँ पर देखिए कि विष जो होते थे वो कई ग्रामों से मिलकर के बनता था जिसका प्रधान विषपति होते थे। और आखिरी में जन जो है वो सर्वोच्च राजनीतिक इकाई कबीला था जिसका प्रमुख गोप या फिर राजा हुआ करते थे। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि जन जो है कि जन सर्वोच्च राजनीतिक इकाई कबीला थी जिसका प्रमुख क्या होते थे, गोप। तो क्वेश्चन किसी तरह से बन सकता है, इसलिए आपको हर तरह से थोड़ा सा रेडी रहना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला प्रश्न हमारा ये है कि वैदिक काल में प्रयुक्त जो बलि था, बलि शब्द के अर्थ में ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक क्या परिवर्तन आया। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं जैसे कि ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक उपहार था जो उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य और नियमित कर बन गया था। मतलब जैसे कि ऋग्वैदिक काल की बात करें तो वहाँ पर एक तरह से स्वैच्छिक उपहार हुआ करता था जो राजा को दिया जाता था, लेकिन वैदिक काल में ये एक तरह से अनिवार्य और नियमित कर बन चुका था। तो यहाँ पर ये परिवर्तन हमें देखने को मिला है, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ अगर एक्सप्लेनेशन पर नजर डालें तो ऋग्वैदिक काल में बलि प्रजा द्वारा राजा को अपनी इच्छा से दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार था, परंतु उत्तर वैदिक काल में जब राज्य सत्ता स्थायी हुई और कृषि अधिशेष बढ़ा तो बलि एक नियमित और अनिवार्य कर के रूप में वसूला जाने लगा था। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक धर्म की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आता है कि ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद की ओर प्रवृत्त था। यहाँ पर देखिए अगर हम इसके मतलब
सही और गलत की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कई देवों को पूजा करते थे, मतलब एक तरह से सत्य है, और परंतु पूजा के समय जिस देव की संस्तुति करते थे उसे ही सर्वोच्च मान लेते थे। मतलब यहाँ पर ये पॉइंट भी सही है, ये बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद की ओर प्रवृत्त थे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा करेक्ट है, फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला बात है कि ऋग्वेद में मूर्ति पूजा और विशाल मंदिरों के निर्माण के स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिलते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो कह सकते हैं असत्य, क्योंकि ऋग्वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा या फिर मंदिर निर्माण का कोई अस्तित्व नहीं था। पूजा का जो माध्यम है वो मंत्रोच्चार और यज्ञ आहुति हुआ करते थे, राइट। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा गलत होगा। अब तीसरा कह रहा है कि इंद्र ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे जिन पर 250 सूक्त रचित है। सूक्त मतलब मंत्र कह सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कह सकते हैं सही है, क्योंकि इंद्र जो है पुरंदर भी कहा गया, युद्ध एवं वर्षा के देवता माने गए हैं, और ऋग्वेद में उन पर करीब 250 सूक्त समर्पित है। तो सेकंड वाला गलत था, थर्ड पॉइंट सही था। तो प्रश्न में पूछा गया है सत्य कथन बताइए, तो सत्य फर्स्ट और थर्ड हुआ, इसलिए हम ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला सवाल आता है कि ऋग्वेद में किस मंडल की रचना मुख्यतः सोम देवता को समर्पित की गई है। तो जो 9वां मंडल है, हम जानते हैं 9वें मंडल सोम को समर्पित है, तो यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित विभिन्न प्रकार के करों और अधिकारियों के संबंध में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है ये बताना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम पहला पॉइंट की बात करें तो भागदूत जो है, भागदूत जो होते थे कर एकत्रित करने वाले अधिकारी, यानी यहाँ पर ये सही है। सेकेंड आता है कि संग्रहित्री की बात करें तो कोषाध्यक्ष को कहा जाता था, ये भी सही है। और अक्षवाप पासी के खेल का निरीक्षक यानी राजा का मित्र भी एक तरह से, तो अक्षवाप ये भी सही है। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट जो है सूत वाला गलत है, क्योंकि कृषि मामलों का मुख्य सलाहकार सूत नहीं होते थे। यहाँ पर लिखा गया कि उत्तर वैदिक काल में सूत राजा का सारथी, ठीक है, राजा का सारथी या फिर पौराणिक कथाओं में गायक भाट होता था। कृषि मामलों में सलाहकार या फिर अन्य कार्यों के लिए शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा जो कि गलत है, और ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि वैदिक काल में शिक्षा के स्वरूप और पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें हमारा पहला पॉइंट देखने को मिलेगा, पहला पॉइंट है कि वैदिक शिक्षा मुख्यतः मौखिक थी, और यहाँ पर कि छात्र वेदों के स्वरूप स्वरबद्ध पाठ का अभ्यास करते थे। मतलब ये सही है, क्योंकि उस काल में लिपि का व्यापक विकास न होने से गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक जो कि कंठस्थायीकरण ही पठन पाठन के आधार था, यानी पॉइंट सही है। और सेकेंड आता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यावसायिक दक्षता प्राप्त करना था, नैतिक विकास नहीं। तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है, क्लियरली मेंशन है कि वैदिक शिक्षा का मुख्य जो ध्येय था वो चरित्र निर्माण, चरित्र शुद्धि और आत्मा नियंत्रण और आध्यात्मिक विकास था, ना कि केवल व्यावसायिक लाभ। तो ये तो हमेशा होना भी चाहिए, मतलब शिक्षा का स्तर हमेशा जो शिक्षा का उद्देश्य है वो इसी तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये पॉइंट गलत दिया गया था। और तीसरा आता है कि उपनयन संस्कार के पश्चात ही बालक को गुरुकुल में प्रवेश और ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत की अनुमति होती थी। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पॉइंट सही है। उपनयन यानी कह सकते हैं द्विज दर्जा मिलना शिक्षा और गुरुकुल जीवन का अनिवार्य प्रारंभिक संस्कार था। तो ये पॉइंट हमारा तीसरा जो कि बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड तो सही होगा। सत्य के रूप में अगर देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है, ऑप्शन ई करेक्ट होगा। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ई को टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निष्क और शतमान शब्द उत्तर वैदिक काल में मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते थे। निष्क और शतमान, तो यहाँ पे कह सकते हैं निष्क आभूषण या फिर मुद्रा का माप, और शतमान माप की इकाई या फिर तौल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बी बनेगा। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि निष्क ऋग्वैदिक काल में सोने और गले का आभूषण था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते विनिमय के माध्यम और निश्चित भार वाली धातु इकाई के रूप में प्रयोग होने लगा। और इसी प्रकार शतमान भी चांदी या फिर सोने की तौल मुद्रा की इकाई हुआ करते थे। तो राइट आंसर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
अगला सवाल बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला पॉइंट है कथन एक, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापुत्री की मतलब प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये पॉइंट तो सही है, आपने भी पढ़ा है। सेकंड है कथन 2, इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तर वैदिक काल तक इन संस्थाओं का महत्व राजा की तुलना में अत्यंत बढ़ गया था। अब अगर सेकंड पॉइंट पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा गया कि इस काल में राजा निरंकुश हो रहा था, और यह कथन संस्थाओं के अति महत्व को नहीं बल्कि उनकी गिरती स्थिति में उनके प्रति बची हुई परंपरा निष्ठा को दर्शाता था। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत है, मतलब जो कह रहे हैं कि राजा की तुलना में अत्यंत बढ़ गया था, तो ये पॉइंट थोड़ा सा गलत होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे केवल एक सत्य है, 2 असत्य होगा, इसीलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी सवाल आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में दार्शनिक संवादों के संदर्भ में जो कि याज्ञवल्क्य है, गार्गी संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो गार्गी संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो बृहदारण्य उपनिषद है, बृहदारण्य उपनिषद, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए कि राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य और विशुद्धि गार्गी के बीच हुआ जो प्रसिद्ध शास्त्रार्थ जो बृहदारण्य उपनिषद में संकलित है, यह उत्तर वैदिक काल में बौद्धिक स्वतंत्रता और दार्शनिक बहस की परंपरा को दर्शाता है। तो यानी आप ये पॉइंट बस इतना याद रखना कि जो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है वो किस उपनिषद में? तो बृहदारण्य उपनिषद में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर आज हमारे पास सेकेंड टॉपिक कंप्लीट होता है, यानी सब्जेक्टिव एमसीक्यू एक्सप्रेस का टॉपिक नंबर 2 वैदिक काल कंप्लीट हुआ। पहले वाले टॉपिक में हमने सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से देखा था, और आज ये हमारा वैदिक काल कंप्लीट होता है। चलते चलते मैं आपको होमवर्क बता दूं, जैसे कि होमवर्क में आपको क्या पढ़ना है। तो देखो होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट होमवर्क में आपको मगध और जो कि महाजनपद, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पढ़ कर के आप आइएगा, देख लीजिए। टॉप रहेगा मगध मतलब महाजनपद और मगध साम्राज्य, ठीक है। और इसमें आपको जैसे कि 16 महाजनपद, राजधानी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, तो मगध से जुड़े बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ करके आनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद आप टेस्ट लगाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के रेगुलर वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।